1830 और 1848 की क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके बारे में आज हम यूरोपीय राज्यों पर 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव था उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के कई राज्य जो उनको प्रभावित किया, जिससे यूरोप के राजनीतिक वातावरण जो उसमें फिर से गतिशीलता आ गई और यूरोपीय राज्यों के निवासी वियना कांग्रेस की व्यवस्था जो उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे अवसर की तलाश में थे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने उसे ये मौका भी दे दिया जिससे कि अब वे अपनी मुक्ति के लिए लालायित हो उठे, जिसमें बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड आदि राज्यों में लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना जो उसका प्रोत्साहन हुआ उनको मिला और अतः एक संक्रामक रोग की तरह इस क्रांति की भीषण ज्वाला संपूर्ण यूरोप जो उसमें फैल गई थी। अब देखते हैं कि बेल्जियम जो उसमें क्रांति की भावना किस प्रकार से फैली, किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा कि वियना सम्मेलन में फ्रांस की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाकर संयुक्त नीदरलैंड का निर्माण किया गया था और वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ एवं शक्ति संतुलन के सिद्धांत को सबसे ऊपर मानते हुए बेल्जियम के जनमत की आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दिया था। वियना कांग्रेस के इस निर्णय से बेल्जियम के निवासी बड़े असंतुष्ट हुए थे क्योंकि उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति हॉलैंड के निवासियों से सर्वथा भिन्न थी और हॉलैंड के निवासी प्रोटेस्टेंट थे जबकि बेल्जियम की जनता कट्टर रोमन कैथोलिक धर्म की समर्थक थी। बेल्जियम में फ्रेंच सभ्यता एवं संस्कृति की प्रधानता थी जबकि हॉलैंड के निवासी फ्रेंच सभ्यता एवं संस्कृति के कट्टर विरोधी थे। इसके अतिरिक्त दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण में भी अंतर था और हॉलैंड लगभग 2 शताब्दियों से स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शित कर चुका था जबकि बेल्जियम एक विदेशी शासन की अधीनता के अंतर्गत आता रहा। इसलिए हॉलैंड के निवासियों का बेल्जियम के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अपने से हे समझना स्वाभाविक ही था। संयुक्त नीदरलैंड की स्थापना से हॉलैंड वासियों को कुछ भी लाभ प्राप्त हुए, जो कुछ भी लाभ मिले थे। बेल्जियम के उद्योग धंधों तथा यातायात के साधनों में भी काफी उन्नति हुई और एडमसन ने लिखा है कि यदि डच और बेल्जियम के लोगों में धार्मिक मतभेद न होते तो संभवतः बेल्जियम अपनी भौतिक समृद्धि के समक्ष अपनी राष्ट्रीयता को भुलाकर अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर एक हो जाते, किंतु हॉलैंड के शासक विलियम प्रथम की नीति के कारण बेल्जियम के लोगों का असंतोष निरंतर बढ़ता गया। यद्यपि बेल्जियम की जनसंख्या 34 लाख थी तथा हॉलैंड की जनसंख्या 20 लाख थी, फिर भी व्यवस्थापिका सभा में दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधि समान संख्या में रखे गए और संयुक्त नीदरलैंड के मंत्रिमंडल में 7 मंत्रियों में से बेल्जियम को केवल 1 स्थान दिया गया। 1822 में विलियम प्रथम ने डच भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया तथा समस्त शासकीय पदों पर नियुक्ति हेतु डच भाषा का ज्ञान कंपल्सरी कर दिया और हॉलैंड के हित में बेल्जियम की जनता पर भारी टैक्स लगाए गए तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाचार पत्रों, भाषण तथा लेखों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और ऐसी परिस्थितियों में बेल्जियम के कैथोलिक एवं उदारवादियों ने अपने पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर हॉलैंड के शासन के विरुद्ध संगठित होकर कार्य करने के उद्देश्य से 1828 में संयुक्त लिबरल कैथोलिक दल जो उसकी स्थापना कर ली। विलियम प्रथम की इस नीति से बेल्जियम के लोगों का असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने सम्राट के पास करों को हटाने, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि की मांग को लेकर एक याचिका प्रस्तुत की। सम्राट ने उनकी मांग ठुकरा दी और इस प्रकार से 1830 के आरंभ तक बेल्जियम की स्थिति बहुत ही ज्यादा विस्फोटक बन चुकी थी। फ्रांस की जुलाई क्रांति की सूचना मिलते ही संपूर्ण बेल्जियम जो था उसमें सनसनी फैल गई। 25 अगस्त 1830 को ब्रुसेल्स में सम्राट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक उत्सव हुआ जहां नेपल्स के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया गया था। इस नाटक को देखकर जनता में इतनी उत्तेजना फैल गई कि बाहर निकलते ही जनता ने सरकारी कार्यालयों तथा उच्च पदाधिकारियों के निवास स्थानों पर हमला कर दिया। इस दंगे ने राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया और बेल्जियम के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल सम्राट के पास गया तथा बेल्जियम के लिए अलग से शासन व्यवस्था की मांग की किंतु सम्राट ने इस मांग को स्वीकार करने में अनावश्यक विलंब कर दिया और यद्यपि 29 सितंबर को व्यवस्थापिका सभा ने बेल्जियम को प्रथम इकाई के रूप में मान्यता दे दी, किंतु उस समय तक स्थिति बदल चुकी थी और 4 अक्टूबर 1830 को बेल्जियम में एक आंतरिक सरकार की स्थापना हुई जिसने बेल्जियम
को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और बेल्जियम के लिए नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो उसको भी बना दिया। बेल्जियम की क्रांति ने वियना सम्मेलन के निर्णय को भंग कर दिया, किंतु इस समय बड़े राज्यों में आपसी फूट थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरलिक हॉलैंड के पक्ष में हस्तक्षेप करना चाहता था, किंतु वह उस समय इटली व जर्मनी के विद्रोह का दमन करने में व्यस्त था और रूस का जार भी इस क्रांति की बाढ़ को रोकना चाहता था। किंतु नवंबर 1830 में पोलैंड में विद्रोह हो जाने के कारण वह भी कुछ नहीं कर सका और प्रशा के शासन ने अपने प्रदेशों में क्रांति के प्रवेश को रोकने के लिए केवल सीमाओं पर सैनिक तैनात कर दिया और फ्रांस का शासक लुई फिलिप स्वयं बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक था। इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने बेल्जियम की समस्या पर विचार करने के लिए 4 नवंबर 1830 को 5 बड़े राज्यों का एक सम्मेलन लंदन में बुलाया, किंतु इसी समय वेलिंगटन मंत्रिमंडल का पतन हो गया तथा ग्रे मंत्रिमंडल में पाल्मस्टन ने विदेश मंत्री का पद ग्रहण किया, जो बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक रहा था। अतः लंदन सम्मेलन ने जनवरी 1831 में एक प्रोटोकॉल के द्वारा बेल्जियम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी और बेल्जियम की राष्ट्रीय कांग्रेस ने लुई फिलिप के दूसरे पुत्र ड्यूक ऑफ नेमूर को नए राज्य का शासक बनाने का भी निर्णय ले लिया, किंतु पाल्मस्टन ने इस निर्णय का विरोध किया क्योंकि इससे बेल्जियम पर फ्रांस का प्रभुत्व हो जाता। अतः बेल्जियम की कांग्रेस ने जर्मन राजकुमार लियोपोल्ड को अपना नया शासक चुना। जुलाई 1831 में उसे बड़ी धूमधाम से बेल्जियम की गद्दी पर बैठाया गया। अगस्त 1831 में हॉलैंड ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। इस पर फ्रांस ने बेल्जियम को सैनिक सहायता दी। फलतः हॉलैंड की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा और 1839 से लंदन की संधि द्वारा हॉलैंड और यूरोप के 5 बड़े राज्यों ने बेल्जियम को स्वतंत्र राज्य मानते हुए उसकी अखंडता और तटस्थता बनाए रखने का वचन दिया था। दूसरी बात आती जर्मनी की क्रांति कि जर्मनी जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ कि वियना सम्मेलन के निर्णय के अनुसार जर्मनी के 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ का निर्माण किया गया और जर्मन संघ के संविधान में एक राष्ट्रीय सभा का प्रावधान किया गया जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया था। इस राष्ट्रीय सभा पर ऑस्ट्रिया का बहुत ज्यादा प्रभाव था और जर्मन संघ में केवल प्रशा में ही ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व का विरोध करने की सामर्थ्य था, किंतु वह अपने उद्योगों के विकास में लगा हुआ था तथा आंतरिक विद्रोह से भी सशंकित था। अतः लगभग 50 वर्षों तक वह ऑस्ट्रिया की नीति का अनुमोदन करता रहा और मेटरनिक को अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया और 1815 के बाद जर्मन राज्यों की जनता ने न तो राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान दिया और न ही संवैधानिक सुधारों की मांग की तरफ। केवल बुद्धिजीवी वर्ग ने उदारवादी विचारधारा का प्रचार करने का प्रयत्न किया। 23 मार्च 1819 को रूस ने एक नाटककार कोत्सेबू, जो रूस सरकार का वेतनभोगी था, उसकी हत्या कर दी और इस पर मेटरनिक ने कार्लसवाद के आदेश द्वारा कठोर पाबंदियां लगाकर उदारवाद को रोकने का प्रयत्न किया। यद्यपि जर्मनी में मेटरनिक का पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो चुका था, तथापि 1830 की फ्रांस की क्रांति का जर्मनी के कुछ छोटे राज्यों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा और 1830 में ब्रुसविक की जनता ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर दिया। फलतः शासक चार्ल्स को सिंहासन छोड़ना पड़ा और उसके भाई ने जब फ्रांस के समान संविधान स्वीकार कर लिया तब उसे ब्रुसविक का शासक बनाया गया और इसी प्रकार हेस केसल के शासक को भी नया संविधान स्वीकार कर शासन के सभी अधिकार अपने पुत्र को सौंपने पड़े। 1831 में सेक्सनी में स्वयं कुलीनों ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप वहां के शासक को भी संशोधित शासन व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा और 1833 में हेनोवर के शासक को भी नया संविधान स्वीकार करना पड़ा, किंतु जर्मनी के ये सभी राज्य प्रभावहीन थे। अतः यहाँ के शासकों ने मेटरनिक से आश्वासन लेकर जनता को दिए गए अधिकार वापस ले लिए और वहां फिर से निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यवस्था स्थापित कर दी। जून 1832 में संघीय राष्ट्र सभा का वियना में अधिवेशन बुलाया गया तथा मेटरनिक के आदेशानुसार सभा ने कार्लसवाद के आदेशों की पुष्टि कर दी और यह भी घोषणा की गई कि यदि किसी राजा और उसके प्रतिनिधि सभा में कभी गतिरोध उत्पन्न होगा तो संघीय राष्ट्र सभा को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। जर्मन राज्यों के प्रत्येक शासक को कहा गया कि वे शासक की सत्ता को कम करने वाली मांगों को अस्वीकार कर दें और जर्मनी की
राजनीतिक संस्थाओं एवं सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए और प्रेस तथा विश्वविद्यालय का दमन किया गया। अध्यापकों तथा छात्रों को जेल में ठूस दिया गया और अप्रैल 1833 में कुछ उदारवादियों ने फ्रैंकफर्ट पर अधिकार करने तथा संघीय राष्ट्रीय सभा को भंग करने का षड्यंत्र रचा, किंतु उसे विफल कर दिया गया और 1834 में कुछ नए नियम स्वीकृत किए, जिनके अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्रोह का दमन करने के लिए संघीय राष्ट्रीय सभा की विशेष समितियां बनाई गई और इस प्रकार से जर्मनी में जो कुछ संवैधानिक जीवन था वह भी मेटरनिख के प्रयत्नों से समाप्त कर दिया गया तथा जर्मनी में एक बार फिर से प्रतिक्रियावादी व्यवस्था जो उसकी स्थापना हो गई थी।